जय गुरु जोहार। मैं अमृता दत्ता, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज की इस पीपीटी को जैसा आप देख पा रहे हैं, ये एक एनपी से रिलेटेड पीपीटी है और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी यूनिवर्सिटी में 2022 से ही लागू हो चुकी है और ये एक ऐसा लेसन है जो हर एक ग्रेजुएशन के एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी शामिल होगा। पीपीटी के बारे में और विस्तार से जानकारी देने के पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि स्क्रिप्ट या लैंग्वेजेस एक ऐसा लेसन या फिर ऐसा पेपर है जो हर एक बड़े एग्जाम्स में पाई जाती है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके सवाल आते हैं। मैं इस पीपीटी में सारे स्क्रिप्ट को इंगित नहीं की हूँ, पर जो मेन लिपियां हैं उसको मैंने इस पीपीटी में प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी आप लोगों को और अदर इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी तो आप इस वीडियो को अपलोड होने के बाद मेल में अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस पीपीटी में भारत के इतिहास के बारे में बताया गया है, जैसे कि लिपियां, जो प्राचीन लिपियां थी, जो सबसे महत्वपूर्ण लिपियां थी, वो ब्राह्मी और खरोष्ठी रही है और ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का एक विशेष और अपना ही एक बड़ा स्थान रहा है। भारतीय लेखन कला की प्राचीनता के संबंध में विचार करते हुए यह देखा गया है कि पारंपरिक और अनुश्रौतिक स्रोत लेखन कला की पुरातनता पर प्रकाश डालते हैं, वहीं उनमें अधिकांश ब्राह्मी लिपि का उल्लेख भी किया गया है। चीनी विश्वकोश, जिनका नाम अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता था, उनका नाम था फा वॉन सू लिंग, जिन्होंने 3 लिपियों का उल्लेख किया, जिसमें ब्राह्मी, जो आप अभी के स्लाइड में पढ़ रहे हैं, कयलू और तंसकी। साथ ही साथ हम इसमें देख पा रहे हैं कि ब्राह्मी के उद्भव या उसके स्थान या उसकी उत्पत्ति या विचार के बारे में काफी लोगों का अपना अपना समर्थन रहा है या फिर अपनी अपनी सोच रही है। ब्राह्मी के उदय या उद्भव के संबंध में अनेक भारतीय तथा विदेशी विचारकों ने उसका उदय स्थान ढूंढ निकालने के संबंध में विभिन्न स्रोतों के आधार पर अध्ययन किया है। इनके अनुसार इसके उद्भव या फिर 2 उपखंडों में बांटा गया है। एक वर्ग के अनुसार इसका उद्भव स्थान भारत का था और दूसरा वर्ग इसका उद्भव या इसका विकास का स्थान विदेश मानते हैं। विदेशी उद्भव के संबंध में भी विचारकों का एक अपना मत रहा है। कुछ इसका उद्भव स्थान यूनान बताते हैं और कुछ सेमिटिक। ये एक ऐसा है जिसके बारे में अक्सर विश्वास रहा है कि सेमिटिक ही ऐसा स्थान है जिससे ब्राह्मी लिपि का आविष्कार या ब्राह्मी लिपि वहीं से आई है। जो लोग सेमिटिक बताते हैं वे भी अपने विचारों में परस्पर सहमत नहीं रखते हैं, क्योंकि उनमें यह मतभेद है कि सेमिटिक के किस भाग में इसका उदय हुआ था। एक पक्ष में उसका उद्भव उत्तरी सेमिटिक तथा दूसरे पक्ष में दक्षिण सेमिटिक निश्चित किया है। उत्तरी सेमिटिक के पक्षपातियों में से एक दल अरामाइक तथा दूसरी फेनिशियन उद्भव बताते हैं। इसलिए इन प्रत्येक मतांतरों के अध्ययन करने के बाद ही कोई एक निश्चित तथ्य निकाल पाना संभव हुआ है। हालांकि सेमिटिक एक ऐसा वर्ड है
जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि सेमिटिक के बारे में विद्वानों का क्या राय है, आप अपने हिसाब या अपने विचारों के हिसाब से बताएं। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि विद्वानों का एक वर्ग जिसके नायक रहे हैं सर विलियम जोन्स, ये विश्वास करते थे कि ब्रह्मी लिपि का विकास सेमिटिक लिपि से ही हुआ है, किंतु इस पर विद्वानों में स्वयं नैतज्ञ या फिर मतभेद रहा है। सेमिटिक के शाखा में इसका अनुसरण किया गया है क्योंकि सेमिटिक लिपि मोटे रूप से 3 शाखाओं में बांटी गई थी, उत्तरी सेमिटिक, दक्षिणी सेमिटिक और फोइनिशियन। अतः इन सभी शाखाओं के साथ इसकी समता के स्थापना या फिर खिंचातानी की वजह से ये विवेचनात्मक अध्ययन बन गई। इसी वजह से इसका पूरी तरह से रूप बताना या फिर तालमेल बताना समझन नहीं हो पाया। ब्रह्मी लिपि सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक रही है, जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया में अंतिम शताब्दी ईसा पूर्व और प्रारंभिक शताब्दी से दौरान मानी गई है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं खरोष्टी लिपि के बारे में। खरोष्टी लिपि के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये भी ब्रह्मी लिपि का ही एक अपना विशेष स्थान रखता है, जैसे ब्रह्मी लिपि रखती है। साथ ही साथ अशोक के अभिलेख या लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में ब्रह्मी के साथ साथ खरोष्टी भी लिपि पाई गई है। कुछ जो भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रदेश में रहे हैं, वे लिपि में भिन्न एक दूसरी लिपि में खोदे गए दाहिनी से बाएं लिखी गई ये एक लिपि है। इस लिपि को पुरातत्वविद ब्यूलर ने खरोष्टी लिपि के नाम से संबोधित किया। हालांकि आप लोगों ने इनका नाम ब्यूलर, मैं आपको बता दूं कि ये सवाल आते हैं कि ब्यूलर कौन थे, इन्होंने क्या खोज किया है। ब्यूलर ने खरोष्टी लिपि के नाम को संबोधित किया है। इसका प्रयोग अशोक के पहले भारतीय अभिलेखों के इतिहास में दिखाई दिया है, लेकिन इसकी बड़ी सरलता पूर्वक ये धारणा व्यक्त की गई है कि अशोक के अभिलेखों में ही सबसे पहले खरोष्टी लिपि का प्रयोग या इसका प्रचलन किया गया है। बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि अशोक के पहले भारतीय जो अभिलेख थे वो इतिहास में दिखाई नहीं पड़ा है, परंतु ये किंवदंतियां हैं। इनका लिपियों में मतभेद या फिर इतिहास में एक दूसरे की सोच में मतभेद आदिकाल से आई है, जिसको हमें सामने रख के जो चीजें सही मायने में परसेंटेज के हिसाब से सबसे सही होंगे उसको हम अपने किताबों के द्वारा अपनी सोच में लाएंगे। इसके साथ ही इस लिपि की यह अपनी विशेषता रही है। इसका विकास तथा विस्तार हम पश्चिमी देशों यथा अफगानिस्तान, मध्य एशिया आदि में भी पाए हैं, जबकि शेष भारतीय लिपियों का प्रयोग केवल भारतीय सीमा तक ही सीमित रहा है तथा इनका प्रसार भी यही हुआ। पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग बहुत अल्पकाल तक सीमित क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, जबकि ब्रह्मी का इतिहास एक लंबे काल का इतिहास माना गया है तथा इसका प्रयोग बहुत व्यापक रूप से हुआ है। यानी कि खरोष्टी लिपि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन गांधार, वर्तमान में जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, में गांधारी, प्राकृत और संस्कृत लिखने के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली एक प्राचीन लिपि थी। यह ब्रह्मी की बहन भी बोली जाती है और इसे जेम्स मेंसम ने पढ़ा था। इसमें रोमन अंकों के समान संख्याएं शामिल रही हैं और यह अधिकतर दाएं से बाएं लिखी गई है, जिसका आप एक इस तरह का एक पिक्चर देख पा रहे हैं खरोष्टी लिपि का। हालांकि खरोष्टी का नाम विभिन्न भारतीय इतिहासकारों में या विदेशी ग्रंथों में भी पाया गया है। चीनी विश्वकोश
फावान सुलीन में खरोष्टी का नाम उल्लेख किया गया है। भारतीय बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार, भारतीय बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऑब्जेक्ट के रूप में इस सवाल को पाया है। ललित विस्तार में भी जहां लिपियों की सूची दी गई थी, वहीं खरोष्टी लिपि का उल्लेख किया गया है। इसका नाम 7वीं शताब्दी तक चीनी ग्रंथों में प्रयोग किया गया है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाने वाली भारतीय सीमा की इस प्रकार की लिपि को बैक्ट्रियन, काबुली, गांधारी और बैक्ट्रोपाली, एरियानोपाली आदि भारतीय सीमा प्रदेश के स्थानों के नाम के साथ जोड़कर संबोधित किया जाता है, किंतु जॉर्ज ब्यूलर ने सर्वप्रथम इसे इस नाम विशेष से संबोधित किया है। हालांकि इसके बारे में और बहुत सारे चर्चाएं हो सकती हैं, परंतु मैं स्लाइड में खरोष्टी के अलावा भी अन्य बहुत सारी लिपियों को अपने इस पीपीटी में प्रेजेंट किया है। जैसे कि स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि मैं सिंधु लिपि के बारे में भी कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाह रही हूँ। जैसे कि सिंधु लिपि सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा निर्मित एक प्रतीक कोश रही है। अधिकांश शिलालेख अत्यंत संक्षिप्त रही है। यह स्पष्ट नहीं है कि ये प्रतीक किसी भाषा को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग की जाने वाली लिपि का हिस्सा है या नहीं, परंतु सिंधु लिपि की एक अलग विशेषता रही है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं गुप्ता लिपि। इसका उपयोग संस्कृत लिखने के लिए किया गया था और गुप्त साम्राज्य से संबंधित था। नागरी, शारदा और सिद्धधम लिपियां सभी गुप्त लिपि से निकली है और जो ब्रह्मी से ही या फिर ब्रह्मी का ही एक अंश माना गया है। इन लिपियों ने भारत की कई सबसे महत्वपूर्ण लिपियों को जन्म दिया, जिनमें देवनागरी, पंजाबी व गुरुमुखी लिपि, असमिया लिपि, बंगाली लिपि और तिब्बती लिपि भी इन सब चीजों में शामिल है। ब्रह्मी लिपि के इन सभी वंशजों को ही ब्रह्मी लिपि कहा गया। यानी फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम सिंधु लिपि, गुप्ता लिपि, कंदम लिपि, ग्रंथ लिपि, ये सब अगर आप देखते हैं तो ये ब्रह्मी लिपि का ही एक अलग स्थान या फिर उसी का ही अंश माना जाता है या गया है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं वेटिटो-लुट्टू स्क्रिप्ट, यानी वेटिटो-लुट्टू वर्णमाला एक दक्षिण भारतीय अबूगीरा लेखन प्रणाली है। वेटिटो-लुट्टू ग्रंथी या पल्लव वर्णमाला और तमिल लिपि लिखने के लिए तमिल लोगों द्वारा विकसित 3 मुख्य वर्णमालाओं प्रणालियों में से एक है और यह तमिल ब्राह्मी से लिया गया है। कंदम लिपि और इसके सिक्के आप देख पा रहे होंगे। कंदम लिपि एक समर्पित कन्नड़ लिपि के जन्म की शुरुआत मानी गई है। यह भी ब्रह्मी लिपि का वंशज हुआ है और 4वीं सदी शताब्दी में कंदव राजवंश के शासनकाल के दौरान विकसित किया गया है। इस लिपि को बाद में कन्नड़ तेलुगु लिपि में रूपांतरित किया गया है। ग्रंथ लिपि 6वीं और 20वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में तमिल भाषी, विशेष रूप से तमिलनाडु और केरल में संस्कृत और शास्त्रीय भाषा मणिप्रवलम लिखने के लिए ग्रंथ लिपि का प्रयोग किया गया है। यह अभी भी पारंपरिक वैदिक विद्यालयों में प्रयोग किया जाता है। यह एक ब्रह्मी लिपि है जो तमिलनाडु ब्रह्मी लिपि में विकसित किया गया है। मलयालम लिपि, तेगुलरी और सिंहल वर्णमाला की तरह ग्रंथ और प्रत्यक्ष वंशज भी इसे माना गया है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं शारदा लिपि। शारदा या शारदा
लिपि 8वीं शताब्दी के आसपास उभरी लिपियों के ब्रह्मी परिवार की ही एक अबूगिरा लेखन प्रणाली रही है। यह संस्कृत और कश्मीर के लेखन में कार्यरत थी। इसका उपयोग एक बार अधिक व्यापक था, लेकिन बाद में इसे कश्मीर तक ही सीमित कर दिया गया था और धार्मिक उद्देश्यों के लिए कश्मीरी पंडित समुदाय को छोड़कर अब इसका शायद ही कहीं उपयोग किया गया है। गुरुमुखी लिपि जो अभी भी पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जाती है, गुरुमुखी शारदा लिपि में ही विकसित किया गया है या उसी से ही विकसित है और यह 16वीं शताब्दी में गुरु अंगद द्वारा इसका माननीकरण या मानकीकरण किया गया था। इस लिपि का उपयोग पूरे गुरु ग्रंथ साहिब को लिखने में किया गया और पंजाबी लिखने के लिए सिखों और हिंदुओं द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली ये भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। देवनागरी लिपि जो हमारी जो लिखी जाने वाली जो हमारी भाषा है या फिर लिपि है वो देवनागरी है। हिंदी को हम लोग स्क्रिप्ट में देवनागरी ही बोलते हैं और देवनागरी एक अबूगिरा वर्णमाला है जिसका उपयोग भारत और नेपाल में किया गया है। ये बाएं से दाएं लिखा जाता है। देवनागरी लिपि का उपयोग 120 से अधिक भाषाओं और बोलियों के लिए किया जाता है, जिसमें हिंदी, मराठी, नेपाली, पाली, कोंकणी, बोडो, सिंधी और मैथिली शामिल हुई है, जो इसे दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली और अपनाई गई लेखन प्रणालियों में से एक बनाती है। देवनागरी में शास्त्रीय संस्कृत ग्रंथ भी लिखे गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड आप देख पा रहे हैं मोदी लिपि। मोदी एक ऐसी लिपि है जिसका प्रयोग मराठी लिखने में किया गया है। मोदी 20वीं शताब्दी तक आधिकारिक मराठी लिपि मानी गई है, जब देवनागरी लिपि की बाल बोध शैली को मानक मराठी लेखन प्रणाली के रूप में प्रचलित किया गया है। हालांकि मोदी मुख्य रूप से मराठी लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाती थी, लेकिन यह भी ज्ञात है कि इसका इस्तेमाल उर्दू, कन्नड़, गुजराती, हिंदी और तमिल लिखने के लिए भी किया जाता है। आप इस स्क्रिप्ट को देख भी पा रहे हैं इस स्लाइड में। और मेरी इस पीपीटी का लास्ट स्लाइड है उर्दू लिपि। उर्दू वर्णमाला उर्दू भाषा का दाएं से बाएं वर्णमाला में है और यह फारसी वर्णमाला का एक संशोधन रहा है जो अरबी वर्णमाला में से एक है और ये 13वीं शताब्दी का है। यह फारसी अरबी लिपि की नस्तालिक शैली के विकास से जुड़ा हुआ है। अपने विस्तारित रूप से उर्दू लिपि को शाहमुखी लिपि के रूप में भी माना गया है या फिर ये जाना जाता है और इसका उपयोग उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप की अन्य इंडो आर्यन भाषाओं जैसे पंजाबी और सरायकी को लिखने के लिए किया जाता है। हालांकि ये पूरी पीपीटी में सारी लिपियों का विशेष स्थान है, सारी लिपियों को बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट स्लाइड में और लिपियों के बारे में विस्तार से जानकारी दे दूं। तो इतना ही इस पीपीटी में। जय गुरु, धन्यवाद।